हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क। फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क में बेसिकली ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आर्क जनरेशन बेसिकली कैसे हो रहा है और आर्क जनरेट होने के लिए कौन सी प्री रिक्वेस्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, आर्क को कैसे मेंटेन करना है हमको ड्यूरिंग वेल्डिंग। इन सब टॉपिक्स के ऊपर अभी आज बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हमने एक ले लिया इलेक्ट्रोड और ये आपका हो गया पावर सप्लाई, और ये वर्कपीस के लिए टर्मिनल जा रहा है। ठीक है, ये आपका वर्कपीस हो गया, वर्कपीस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, ये आपका पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई हो गया। अब ये पावर सप्लाई आपका डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। आर्क वेल्डिंग केस में एसी वेल्डिंग भी हो सकता है और डीसी वेल्डिंग भी हो सकता है। पोलरिटी आपकी बदल सकती है। इलेक्ट्रोड को हम यहां मान लेते हैं निगेटिव टर्मिनल से, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस को कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां इसके बीच में, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी जो एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगी। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी वो इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करेंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस इलेक्ट्रोड से या निगेटिव टर्मिनल से हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये कैसे कर सकते हैं, ये इसके लिए कई तरीके हैं। थर्मोआयनिक इमिशन के द्वारा हो सकता है, या आप ऐसा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कीजिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए विवश होना पड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव होना पड़े। तो ऐसा करने पर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जो उससे इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा और उस जोन में जो आपका एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी आयंस में। अब आयन फॉर्म ऑफ गैस को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये जोन जो है, जो इस समय इंसुलेटर के तरीके से बिहेव कर रहा था कुछ देर पहले, अब वो कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और मीडियम आपको ये दे रहा है आयन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद। आयन फॉर्म ऑफ गैस को ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये बेसिकली मूव होने के लिए एक मीडियम दे रहा है जिससे आपका वेल्डिंग स्टार्ट हो जा रहा है। फिर सवाल ये आता है कि भाई हम गैप क्यों मेंटेन करते हैं, अगर चिपका के वेल्डिंग करें तो क्या दिक्कत। हाँ, अगर आप चिपका के बिल्कुल वर्कपीस से टच कराते हुए वेल्डिंग करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोड आपका जो है, निगेटिव टर्मिनल वाला जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है इस समय, वो जाके स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा वर्कपीस पे। एक समस्या आती है। दूसरी ये बात है कि अगर मान लिया वो गैप आपने बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा,
तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए जो मीडियम था वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो थे वो ब्रेक हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ब्रेक इन द सेंस ख़त्म हो जाएंगे, और तब फिर आसपास की गैसेस जो होंगी वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करने लगेगी और आपका वेल्डिंग रुक जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक निश्चित गैप मेंटेन करना है, वो 2 to 5 mm। अब वो गैप से ज़्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा पाएगा वो, नहीं तो वो एज ए इंसुलेटर वहाँ की गैसेस वर्क करने लगेंगे, एज ए इंसुलेटर वर्क करने लगेंगे। ये समस्या आती है, इसलिए एक गैप हम लोग मेंटेन करते हैं। अब बात आती है कि भाई वो हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स जो कर रहे हैं मूव कराने के लिए इलेक्ट्रोड से, वो कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोड को पहले टच कराते हैं, शॉर्ट सर्किट क्रिएट करते हैं और स्पार्क जनरेट होता है। उस स्पार्क के कारण टेम्परेचर राइज होता है और आसपास की गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए एक मीडियम मिल जाता है और वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यही इस टॉपिक का सारांश है। अब इस टॉपिक पे पॉइंट वाइज आते हैं हम लोग और बात करेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। A welding arc is an electric discharge that develops primarily due to flow of current from cathode to anode। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वेल्डिंग आर्क क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो कि डेवलप हो रहा है किस कारण से, करंट के फ्लो होने के कारण से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। Flow of current through the gap between the electrode and workpiece needs column to charge particle for having reasonably good electrical conductivity। अब वो जो गैप है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, उस गैप के अंदर ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि कंडक्शन को फुलफिल करे, कंडक्टिविटी को इनहेंस करे। इंसुलेटर मटेरियल नहीं होना चाहिए उसके बीच में, लेकिन एटमॉस्फेरिक गैसेस तो भाई इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करने लगती हैं। अब क्या होगा, अब जो इंसुलेटर के तरीके से जो बिहेव कर रही हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, उन गैसेस को हम पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक कर देंगे। वो ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक करने के लिए हमको सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉन्स को हमको फोर्स करना पड़ेगा कि वो उस मीडियम में जाएं एक्सटर्नली, और जो आसपास की गैसेस होंगी उससे स्ट्राइक होगा वो, उस स्ट्राइकिंग के कारण जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में, जिससे कि एक मीडियम मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। These charged particles are generated by various mechanisms such as thermal emission, थर्मोआयनिक इमिशन इसको बोलेंगे हम, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर सकते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। Density of the charged particles in the gap governs the electrical conductivity of the gaseous column. अब जो गैसियस कॉलम आपका है, वह गैसियस कॉलम की कंडक्टिविटी कैसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, इस हिसाब से हम ये जान पाएंगे कि वहाँ चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी कितनी होगी उस गैप के अंदर। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा तो कहाँ चार्ज पार्टिकल मूव कर पाएगा। ये दिक्कत है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम कैथोड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मो आयनिक इमिशन। जो इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने वाली बात है, वह रिलीज, इलेक्ट्रॉन का रिलीज जो है वो किस कारण से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी हो सकता है और थर्मोआयनिक इमिशन के कारण भी हो सकता है। और भी रीजंस हो सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड से रिलीज कराया जा सके। आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स एनोड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बिटवीन द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही उसको एक्सीलरेशन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। These high velocity electrons moving from cathode towards एनोड कोलाइड्स विद गैसियस मॉलिक्यूल। हमने कहा कि आसपास की गैसेस जो हैं वो पहले तो इंसुलेटर के तरीके से काम करेंगी, फिर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा और वो जाके स्ट्राइक होगा उस गैसियस नहीं एटमॉस्फेरिक गैस वाली जगह पे। जब स्ट्राइक होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाएंगे इनटू चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इस तरीके से ये चीज हो रहा है। These charged particles move towards electrode and workpiece as per polarity, ठीक है, and form a part of welding current. Arc gap between the electrode and workpiece acts as a pure resistance load. Heat generated in welding arc depends on arc voltage and welding current. Depends on arc voltage and welding current, ठीक है।
आर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस एक्ट्स एज अ प्योर रेजिस्टेंट लोड, मतलब वो पहले इंसुलेटर के तरीके से काम करेंगे। हीट जनरेटेड इन वेल्डिंग आर्क डिपेंड्स ऑन द आर्क वोल्टेज एंड वेल्डिंग करंट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मो आयनिक इमिशन के बारे में। थर्मो आयनिक इमिशन क्या होता है? हो क्या रहा है कि जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड को अगर आप हीट अप करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रोड आप ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जैसे टंगस्टन या कार्बन वगैरह का, जिससे कि आपका बेस मटेरियल जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलना है वही ना पिघल जाए। ठीक है, वही ना पिघल जाए, ऐसा ना हो। ठीक, देख लेते हैं इसमें पॉइंट्स। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी of free electrons, and as it goes beyond a certain limit, electrons are ejected from the metal surface. ठीक है, this mechanism of emission of electron due to heating of metal is called thermoionic emission. The temperature at which thermoionic emission takes place, most of the metal melts. Hence, refractory materials like tungsten and carbon having high melting points exhibit thermoionic इलेक्ट्रॉन इमिशन टेंडेंसी। का मतलब ये है कि आपको ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना होगा जो कि खुद ना मेल्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि वो खुद ही मेल्ट हो जाए भाई। और ये भी बात नहीं है कि इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता भाई, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बट इतनी तेजी से मेल्टिंग नहीं होनी चाहिए कि तुरंत वो खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड इमिशन। In this approach, free electrons are pulled out of the metal surface by developing high strength electromagnetic field। हमने कहा कि और भी तरीके हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन आप पुल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। अलग से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल difference between the workpiece and electrode is established for field emission purpose। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी इमिशन। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन आर गैप कोलाइड विद अदर गैसेस मॉलिक्यूल, जैसा कि आर में आप देखते हैं। दिस कोलिजन रिजल्ट्स in decomposition of gaseous molecules into atoms and charged particles। ठीक है, वही चीज है जो आर्क वेल्डिंग केस में आप देख रहे हैं। Plasma. Plasma is the region between the electrode and work where mostly flow of charged particles, namely free electrons and positive ions, takes place. This region uniform voltage drop takes place. In this region uniform voltage drop takes place. प्लाज्मा है क्या बेसिकली? आयन फॉर्म ऑफ गैस को ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है,
तो प्लाज्मा इज द रीजन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क where mostly flow of charged particles namely free electron positive ion takes place. ठीक है। अब बाकी टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। ओके, हाँ, थैंक यू।